प्रश्न, गैर ब्राह्मण आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रवर्तक ईवी रामास्वामी नायकर थे। वे असहयोग आंदोलन के एक उत्साहवर्धक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1925 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उनका मानना था कि यह गैर ब्राह्मणों को मौलिक नागरिकता दिलाने के न तो योग्य है और न ही इच्छित है। सन 1927 में अपनी मद्रास यात्रा के दौरान उन्होंने गांधी के ब्राह्मण समर्थक व वर्णाश्रम धर्म समर्थक विचारों के प्रति नाराजगी दिखाई और आर्यनवाद, ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना की। उनका मानना था कि इसने शूद्रों आदि द्रविड़ अस्पृश्यों और महिलाओं के लिए अधीनस्थ की विभिन्न संरचनाओं को निर्माण किया है। इसलिए स्वशासन से पहले आत्मसम्मान की आवश्यकता है। उनके विचारों में उनका अबोध प्रबल था, जिसमें द्रविड़ इतिहास की मूल्य वृद्धि तथा तमिल संस्कृति व भाषा को महत्व देना शामिल था। निसंदेह, रामास्वामी की मंशा तमिलों के विशेषाधिकारों को आरक्षित करने की थी ताकि दक्षिण भारत के गैरतमिल भाषी द्रविड़ों को अलग रखा जा सके। तथापि तमिल भाषा इस आंदोलन का केंद्र बनी रही, जिससे कभी कभार तमिल और द्रविड़ अस्मिता के बीच तनाव पैदा हो जाता था। हालांकि यह आंदोलन अपने प्रतिरोध में स्पष्ट था। इसने संस्कृत भाषा व साहित्य पर तीखा प्रहार किया और दक्षिण में इसे आर्यों की औपनिवेशिकता का सांस्कृतिक सूचक बताया। रावण को एक आदर्श द्रविड़ और राम को एक दुर्जन आर्य बताया गया। जस्टिस पार्टी के विपरीत इसकी विचारधारा में यह अपील अधिक शामिल थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मसम्मान आंदोलन को अयोतिथास और एम मसीलमणि जैसे आदि द्रविड़ बुद्धिजीवियों के प्राचीन लेखनों से भी प्रेरणा मिली। इन दोनों के लेखों का प्रकाशन जाति प्रथा, ब्राह्मणवादी वर्चस्व और भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में बहुतायत संख्या में हो चुका था। सन 1930 के दशक में कांग्रेस धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगी। गैर ब्राह्मण आंदोलन भी अपनी अपील को लेकर लोकप्रिय बनने लगा। ब्राह्मण पुरोहितों के बहिष्कार पर अधिक जोर दिया जाने लगा। मनुस्मृति के लोक दहन की वारदातें बढ़ने लगी और मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश के प्रयास किए गए ताकि निम्न जाति के लोगों के प्रवेश को वर्जित किया जा सके। यूजीन इर्शिक 1969 ने दर्शाया कि किस प्रकार मद्रास में धीरे धीरे गैर ब्राह्मण आंदोलन ने स्पष्ट रूप से तमिल प्रादेशिक अलगाववाद का रूप ले लिया। यह विशेषकर तब हुआ जब 1937 में सी राजगोपालाचारी के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने प्रांत में हिंदी को स्कूलों में एक अनिवार्य विषय के तौर पर प्रस्तावित किया। मद्रास शहर में इसके विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और हिंदी को तमिल भाषा और तमिल भाषियों को नष्ट करने वाली एक अनिष्टकारी शक्ति बताया गया और इसी के साथ तमिल भाषी आंदोलन विशिष्ट वर्ग से निकलकर जनता तक फैल गया। इस राजनीतिक अभियान के फलस्वरूप धीरे धीरे एक पृथक प्रांत की मांग उठने लगी। अगस्त 1944 में जस्टिस पार्टी, जिसके अब रामास्वामी अध्यक्ष थे, ने अपना नाम बदलकर वी कड़गम डीके कर लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य संभवतः एक पृथक गैर ब्राह्मण या द्रविड़ प्रदेश प्राप्त करना था। पर सार रूप में, जैसा कि एम.एस. पांडियन बताते हैं, ईवी रामास्वामी की राष्ट्र की अवधारणा एक जटिल क्षेत्रीयता से बाधित नहीं थी। उन्होंने एक सतत संघर्ष के दौरान प्रत्याशित रूप से उत्पीड़ित लोगों के लिए समान और मुक्त नागरिकता की संकल्पना की थी और उनके मुताबिक द्राविडी, प्रादेशिक व भाषाई सीमाओं में रहने वाले उत्पीड़ित लोगों के लिए एक संपूरक विधान हो सकता है। अन्य शब्दों में, सामाजिक समानता आंदोलन ने समाज के लिए एक सदी की आकांक्षा को पोषित करने का प्रयास किया ताकि समाज जातिगत आधिपत्य, अस्पृश्यता अथवा लैंगिक भेदभाव से मुक्त हो सके। जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन। सन 1916 में एक राजनीतिक संगठन, साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन, की स्थापना हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्राह्मण समुदाय की आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विरोध करना और गैर ब्राह्मणों की सामाजिक उन्नति का प्रयास करना था। इस संगठन ने बाद में जस्टिस पार्टी का रूप ले लिया। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसने गैर ब्राह्मण जाति के बीच समानता की विचारधारा का प्रचार किया। पर वामपंथियों और जाति प्रतिरोधियों की इस एकता को शुरुआत में ही ग्रहण लग गया। गैर ब्राह्मण आंदोलन के भीतर मौजूद पुरातनपंथियों ने विरोध किया। 1933 में पेरियार को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि इस एकजुटता के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का दबाव निष्फल हो रहा था। रामास्वामी ने जस्टिस पार्टी का गठन करके ब्राह्मणवाद की कमर तोड़ दी थी। जस्टिस पार्टी का प्रमुख कार्य ब्राह्मणवाद के कारण हो रहे शोषण को समाप्त करना व दलितों के हितों की रक्षा करना था, पर बाद में जस्टिस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बन गई। जैसा कि गेल ओमवेट बताते हैं कि सदी के करवट लेते समय महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन ने दो समांतर प्रवृत्तियों का विकास किया। इनमें से एक रूढ़िवादी थी, जिसका नेतृत्व संपन्न गैर ब्राह्मण कर रहे थे।
अपनी उद्धार को लेकर उनकी आस्था ब्रिटिश सरकार में थी और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद एक पृथक और राजभक्त राजनीतिक दल गैर ब्राह्मण संघ का निर्माण किया, जिन्हें आशा थी कि वे ब्रिटिश सरकार के उदारवादी पैतृक शासन के अधीन समुद्रशाली बनेंगे। परंतु इस आंदोलन की एक उम्र प्रवृत्ति भी थी जिसे सत्यशोधक समाज ने प्रदर्शित किया। इसने बहुजन समाज या बहुसंख्यक समुदाय अथवा जनता और शेठजी भाजी अर्थात व्यापारियों व ब्राह्मणों के बीच सामाजिक द्विभाजन अभिव्यक्त करके जाति विषय का विकास किया। हालांकि शुरू में ब्राह्मण प्रभुत्व कांग्रेस राष्ट्रवाद का विरोध हुआ, पर 1930 के दशक में महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन धीरे धीरे गांधीवादी कांग्रेस में शामिल होने लगा। राष्ट्रवाद की शक्ति गैर ब्राह्मणों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु कांग्रेस की बढ़ती इच्छाशक्ति, केशवराव बेडे और उनके सहयोगी एन.बी. गडगिल जैसे युवा पुण्य आधारित गैर ब्राह्मण नेताओं के नेतृत्व, महाराष्ट्र में युवा ब्राह्मण कांग्रेस नेतृत्व में नए लोगों के प्रतिनिधित्व आदि ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। सन 1938 में विदर्भ में बंबई प्रेसिडेंसी के गैर ब्राह्मण आंदोलन ने औपचारिक रूप से कांग्रेस में एक विशाल जनाधार के साथ विलय का निर्णय लिया। यदि पश्चिमी भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन का संबंध कुणबी व अस्तित्व से था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका संबंध वेल्लाला और द्राविडियन अस्तित्व से था। यह 20वीं सदी के अंत में उभरा जब ब्राह्मण आबादी का 3% से भी कम भाग थे और सरकारी नौकरियों में उन्होंने 42% एकाधिकार स्थापित कर लिया था। वे अंग्रेजी शिक्षा में उन्नत थे। उन्होंने संस्कृत को एक शास्त्रीय अतीत बताकर इसके मूल्यवर्धन की बात की तथा तमिल को आम लोगों की भाषा दर्शाकर इसकी सार्वजनिक अवहेलना की। इस प्रकार वेल्लाला विशिष्ट वर्ग को अपनी द्राविडियन पहचान के समर्थन की प्रेरणा मिली। कुछ समय तक रेव रॉबर्ट काल्डवेल और जी.ई. पोप जैसे ईसाई मिशनरी द्रविड़ संस्कृति पुरातनता की बात करते रहे। उनका तर्क था कि तमिल भाषा की उत्पत्ति का श्रेय संस्कृत को नहीं जाता। इसे दक्षिण में औपनिवेशिक आर्य ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था, जबकि वेल्लाला और अन्य गैर ब्राह्मणों को शूद्र कहा जा सकता है क्योंकि यह दर्जा उन पर ब्राह्मण उपनिवेशिकों ने आरोपित किया था जो उन्हें अपनी मूर्ति पूजा धर्म पर जोर देने के लिए विवश कर रहे थे। गैर ब्राह्मण उच्च वर्गों ने इनमें से कुछ विचारों को अपनाया और सशक्त संवादों से अपनी तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था तमिल भाषा के लिए स्थानीय नहीं थी। गैर ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए अपने पश्चिमी भारतीय समकक्ष के समान ही इस सांस्कृतिक आंदोलन ने भारतीय सभ्यता को आर्यवादी अवधारणा का उलट दिया और इसका भी झुकाव तमिल भाषा की ओर था और ये आंदोलन के राजनीतिक मोर्चे पर लोगों के बिखरे समूहों को एक धार्मिक समुदाय के रूप में लाना चाहते थे। इसने भी गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र का प्रकाशन करके समान प्रक्षेप किया और 1916 में गैर ब्राह्मणों के एक औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में जस्टिस पार्टी का निर्माण हुआ। इसने कांग्रेस को ब्राह्मणों के वर्चस्व वाला संगठन कहकर इसका विरोध किया और गैर ब्राह्मणों के लिए एक पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी, जिसे माले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों के लिए स्वीकृत किया गया। औपनिवेशिक अधिकारी वर्ग द्वारा समर्थित इस योजना को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में भी मंजूरी मिली। इसके द्वारा मद्रास विधान परिषद में गैर ब्राह्मणों के 28 सीटों के आरक्षण की स्वीकृति मिली। कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम के विपरीत जस्टिस पार्टी को 1920 के चुनाव लड़ने में कोई आशंका नहीं थी। इस दौरान कांग्रेस ने बहिष्कार का बिगुल बजाया। परिणामस्वरूप बहिष्कार आंदोलन परिषद की मद्रास में सफलता का कोई अवसर नहीं था। वहां जस्टिस पार्टी ने 98 निर्वाचित सीटों में से 63 सीटें जीतीं और नए सुधारों के साथ अंततः सरकार का निर्माण किया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.